पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है, लेकिन भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को न्याय का इंतजार है। दरअसल उन्हें फाइनल से पहले अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद महिला पहलवान ने सीएस से संयुक्त रजत पदक देने की मांग की थी। आज इस मामले पर फैसला भी आना है। इस बीच खबर आ रही है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) उस नियम को बदल सकता है जिस नियम के कारण यह विवाद उपजा है। बता दें कि फाइनल से पहले बाहर होने के बाद विनेश ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की थी। अब विनेश को खेल पंचायत से न्याय मिलने की उम्मीद है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज यानी 13 अगस्त को ओपीडी की सेवाओं को पूरे देश में बंद करने का ऐलान किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के विरोध में ओपीडी सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया गया है। भारतीय चिकित्सा संघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपराध को संभव बनाने वाली स्थितियों की विस्तृत जांच करने और कार्यस्थल पर डॉक्टरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाने की मांग की। आईएमडी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर अगले 7 दिन भारी वर्षा जारी रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बांध टूटने से कई इलाके डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते 197 सड़कें बंद हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन से सहमे कई लोग भारत में अवैध तरीके से घुसने के फिराक में हैं। हालांकि बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के बाद अब भारतीय तटरक्षक बल भी एक्शन मोड में है। भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिदेशक अनुपम राय ने बताया कि भारत में किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की निगरानी के लिए 2 से 3 जहाज तैनात किए हैं। इसरो ने सोमवार को कहा कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 EOS-8 को 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की उड़ान के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले बताया गया था कि प्रक्षेपण 15 अगस्त को होगा। देरी का कारण नहीं बताया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि SSLV-D3 EOS-08 मिशन SSLV की उड़ान का प्रक्षेपण 16 अगस्त को होने वाला है। EOS-08 मिशन के उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना शामिल है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उन 11 लाख जवानों अधिकारियों के लिए झटका है जो सुप्रीम कोर्ट से पुरानी पेंशन मिलने की आस लगाए बैठे थे। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की है जिसमें OPS CCS पेंशन नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए भारत संघ को अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया है। दरभंगा के एक गांव में 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया। यह घटना 3 अगस्त की है। पीड़िता की मां ने जब इस बात की शिकायत आरोपियों से की तो गांव में दबंग लोगों ने पंचायत की। पंचायत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता 2000 रुपया लेकर मामला खत्म करे। तब पीड़िता की मां ने थाना में आवेदन देकर 4 लोगों नामजद आरोपी बनाया है। वहीं SSP जगुनाथ रेड्डी का कहना है कि यह मामला में संज्ञान में नहीं था। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इस मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत ने सुरक्षा परिषद में फिर से उठाई बदलाव की मांग। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग कर रहा है।
अब एक बार फिर भारत ने मौजूदा भूराजनीतिक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल में बदलाव की मांग की है और कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में जब दुनिया भर में संघर्ष बढ़ रहे हैं, उनमें यूएनएससी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक उच्चस्तरीय परिचर्चा में G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से बयान देते हुए भारतीय राजदूत ने ये बात कही। ज्ञात हो कि भारत ने पहले भी यह मुद्दा उठाया था। भारत 2047 तक 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्यों को जरूरी नीतियां लागू कर वृद्धि दर को 8% तक ले जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने सोमवार को कहा, यह लक्ष्य दुस्साहसी लग सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि की शक्ति के जरिए इसे हासिल करना संभव है। सुब्रमण्यन ने अपनी पुस्तक इंडिया एट 100 के अनावरण पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश का निजी कर्ज एवं GDP अनुपात 2020 में 58% था। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से करीब 6 दशक पीछे है और ये देश अब 200% पर है। तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 2024 का मंगलवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने दौरा किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक रक्षा विमान और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जो देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने प्रदर्शनी की सराहना की और भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। इस इवेंट ने भारतीय रक्षा उद्योग की प्रगति को उजागर किया।